हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रशिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस, जो कि हमारी पीटी 365 चल रही है। तो अभी हम लोग इन्वायरमेंट के लेसन देखेंगे। काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो ये मुझे लगता है पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक आपकी कंप्लीट हो गई है। तो हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए, तो यहाँ तक हम लोग वन हॉर्न राइनो तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, और फिर देखते हैं कि कितने टॉपिक्स हम लोग आज कवर कर पाते हैं। ओके, तो प्रीवियस लेसन देखने के लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट लेसन्स देख सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले जो मैं लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ, और आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है जिसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछी थी। सबसे पहले है कि जल साथी प्रोग्राम ये कहाँ की, किस स्टेट की प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में क्या है बातें की गई है। सेकंड है कि 7 स्टेट का नाम आपको बताना था जो कि अटल भूजल योजना के तहत आती है। थर्ड है कि बायो रेमेडिएशन से आप क्या समझते हो। एंड फोर्थ है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे थीम रखी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, और 2018 की थी ये, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपका योगदान दिया गया है कि इस तरीके का नाम रखा गया, थीम रखा गया है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंड फिफ्थ वन इज माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रोबेथ से आप लोग क्या समझते हो। तो आइए देख लेते हैं इन पांचों क्वेश्चन की आंसर। सबसे पहले है कि जल साथी प्रोग्राम की बात करूं तो ये उड़ीसा की है, और जल साथी का एम यही है, जल और साथी मीन्स यहाँ पे नाम में ही आपका लिखा गया कि जल मीन्स वाटर, और साथी मीन्स वाटर का जो यहाँ पे आपका कनेक्शन है वो मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है इसकी सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी कंज्यूमर को, और वो भी यहाँ पे पाइप टू वाटर कनेक्शन के साथ। हर एक घर में यहाँ पे पाइप वाटर कनेक्शन होगी जिसके थ्रू एकदम साफ़ सुथरी पीने के पानी यहाँ पे जो है उड़ीसा वाले लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है क्योंकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे विमेन वॉलेंटियर्स है जो कि जल साथी जैसा वो सर्व करेगी, और एक लिंक यहाँ पे लेकर आएगी किसके किसके बीच में, सरकार और कंज्यूमर के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को पता है कि घर की जो महिलाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो पीने के पानी को लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो वॉलेंटियर्स बनाया गया है वो विमेन को ही बनाया गया है। और सेकंड थिंग कि घर में जो आपका पानी का देखभाल होता है, यानी कि किस तरीके से कंजर्व करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें होती है घर को साफ़ सफाई करना और खाने वगैरह बनाना, यूटेंसिल्स वगैरह साफ़ करना, तो ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट जो है ना विमेन के हाथ में होती है। तो विमेन इसको बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, और इसमें पानी को किस तरीके से कंजर्व करना है वो विमेन को सबसे अच्छे तरीके से पता होता है। ऐसा नहीं कि मेन को नहीं पता होता है, जो लड़के और जो आदमी अपने हिसाब से खाना वाना बनाते हैं वो लोग धोते हैं, तो ये सबके लिए है, लेकिन मेजॉरिटी है ना यहाँ पे। और उड़ीसा में आप लोग देखोगे कि थोड़ा रूरल पॉपुलेशन भी है वहाँ पे, तो महिलाओं का ये सारा काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को यहाँ पे वॉलेंटियर्स बनाया गया है। अब आते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना यहाँ पे लाया गया है कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल को यहाँ पे हम लोग बढ़ा सके, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। तो ये जो आपका योजना है ये सबसे पहले किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर है। यहाँ पे हमारे इंडिया के 7 स्टेट को कवर किया गया है जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, और ये है हमारी गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। ये 7 स्टेट है जिसका नाम आप लोग को याद रखना है। और अगर आप लोग ये सारे स्टेट से बिलोंग करते हो तो फिर ये आप लोग के लिए स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। थर्ड है कि बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन से आप लोग क्या समझते हो, यानी कि रेमेडिएशन और बायो। बायो मीन्स कि हम लोग कोई बायोलॉजिकल मेथड यहाँ पे लगाकर किसी भी पॉल्यूटेंट्स को ट्रीट करेंगे या किसी भी कचरे को ट्रीट करेंगे, चाहे वो यहाँ पे ऑयल स्पिल हो या फिर कोई कंटामिनेटेड, यानी कि ग्राउंड वाटर में आप लोग देखते हो कि आर्सेनिक की, फ्लोराइड की, क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर को भी आप सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइज़ होता है वो मेनली इरीगेशन के पर्पज़ के लिए होता है, या फिर जो हमारे घर में पानी वगैरह भी आती है तो वो सब जो नल के थ्रू जो आती है, टैप के थ्रू आती है, तो वो भी ग्राउंड वाटर ही से आती है। अगर ग्राउंड वाटर इस तरीके का आपका गंदा रहेगा, इतना कंटामिनेटेड रहेगा, तो डायरेक्टली हम लोग उसको पी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में फिर वो आर्सेनिक, क्लोरीन ये सब चली जाएगी। तो इसलिए ग्राउंड वाटर जो कंटामिनेशन है उसको ट्रीट करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को यहाँ पे सही करने के लिए, और जितना भी कचरा निकल रहा है चाहे वो इंडस्ट्री से, हाउस होल्ड से, या फिर ये ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल कहने का मतलब है कि जो शिप से, जहाज़ों से जो ऑयल वगैरह लाया जाता है, तो समटाइम्स क्या होती है कि किसी भी मिस्टेक के कारण या फिर किसी के कारण जो जैसे पायरेट्स होते हैं, समुद्री जो चोर होते हैं, पायरेट्स जो होते हैं, उनके कारण भी कई बार ये चोरी करने के कारण भी जो है बहुत सारी तेल जो है ना वो ओशियन में स्पिल हो जाती है, गिर जाती है, जिसके कारण जो मैराइन इकोसिस्टम है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है।
तो इसीलिए ओशन स्पिल हो या फिर ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो जाए या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस को यहाँ पे सही करने के लिए इस तरीके का ट्रीटमेंट अपनाया जाता है। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है। तो वो क्या करती है कि ये सारे बड़े बड़े कचड़ों को ना वो काट काट के खा के छोटे छोटे टुकड़ों में वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देती है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है कि उसको डिकम्पोज किया जाए या फिर उसके बाद जो है उसको ट्रीट किया जाए। तो ये एक ट्रीटमेंट मेथड है बायो रेमेडिएशन का, तो इसको आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि किसने यहाँ पे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशंस रखी थी, वो भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 की। अब इसमें से आपको बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेसन में मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से स्वच्छ रखना है, सस्टेनेबल रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखनी है, तो ये सारी बातें जो की जाती है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में की जाती है। और ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है। और आज के डेट में तो बहुत सारी इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही पहली है। उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रो बेड्स की बात करें तो ये प्लास्टिक पीसेस होती है या फिर फाइबर होती है, जिसको साइज़ जो है ना, जिसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, इवन यहाँ पे 1 मिलीमीटर से भी इसकी साइज़ स्मॉल होती है। तो इसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक या फिर माइक्रो बेड्स कहते हैं। ओके, सो सिंपल। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं और लेसन 5 से कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। सबसे पहले आप लोग को बताना है कि डिफरेंस बिटवीन एशियाटिक, ओके यहाँ पे स्पेस हो गया, इट इज़ एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता। तो एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में क्या डिफरेंस है, एक या दो डिफरेंस आप लोग जो भी है बता सकते हो। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको वो जगह का नाम बताना है जहाँ पे जो टाइगर ऑक्यूपाइड एरिया है वो अब लॉस जो हो रहा है ना वो अभी भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे टाइगर ऑक्यूपाइड एरिया की जो जगह है वो अभी कंटिन्यूसली लॉस हो रही है। थर्ड है कि टाइगर कहाँ रहते हैं, किस तरीके के वेजिटेशन में रहते हैं, ये आपको बताना है। हैबिटाट बताना है मेनली कि वो ट्रॉपिकल में रहते हैं, ग्रास वाले रीजन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये आप लोग को बतानी है, ऐसे नहीं तो मैं आंसर ही बता दूंगी। फोर्थ आते हैं, यहाँ पे आपको बतानी है कि कितने टाइगर्स पाए गए हैं, वो भी बक्सा यानी कि बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, एंड प्लामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स मैं पूछ रही हूँ। नेक्स्ट है कि स्नो लेपर्ड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप हम मुझे प्रोवाइड कीजिए। सबसे पहले बताइए कि IUCN स्टेटस कितनी है, कैसी है क्या मीन्स इसकी कैटेगराइजेशन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटेंशन। तो इस तरीके में क्या आती है यहाँ पे आपकी स्नो लेपर्ड की। सेकंड है कि इंडियन की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसकी स्केड्यूल कौन से स्केड्यूल में इसको रखा गया है। साइट्स और CMS की बात करूं, यानी कि यहाँ पे जो कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीसीज़ की और साइट्स है, इसकी अपेंडिक्स कौन सी अपेंडिक्स में इसको रखा गया है। तो इसमें अपेंडिक्स होती है, यानी कि साइट्स वगैरह में आप देखोगे तो साइट्स में टोटल 3 अपेंडिक्स है। और यहाँ पे अगर इस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका रखा गया है क्या, स्केड्यूल रखा गया, और टोटल स्केड्यूल कितने हैं, 6 है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इतने 5 मिनिमम क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल और आपकी बेसिक क्वेश्चन है, इसके आंसर ज़रूर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आर्टिकल पे। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोस तक हम लोग पढ़ चुके थे, हालांकि इससे मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं दी हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेसन में शायद आप लोग को मिल सकता है। अब आते हैं, देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करी है जिसकी वर्थ कितनी है, तो 33 करोड़ है। वो भी किस लिए, तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है ना, ये एक चिड़िया है, ये कोई भी जानवर नहीं है, बर्ड है जिसको कि यहाँ पे आपका कंजर्व करना है और प्रोटेक्शन करनी है। सिर्फ इस तरीके की ना 130 इस तरीके की बर्ड्स है जो कि हमारे पूरे इंडिया में अब बची हुई है। तो बहुत ही कम बची हुई है। जब किसी भी स्पीसीज़ को हम लोग हाथों में काउंट करना स्टार्ट कर दे तो समझ जाइए कि उनकी पॉपुलेशन जो है ख़त्म होने वाली है। अब उस तरीके के पॉपुलेशंस को, उस तरीके के स्पीसीज़ को हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है और मेनली उनको कंजर्व करना है, बचा के रखना है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। ये पाई कहाँ जाती है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडेमिक है, क्योंकि आप लोग को इंडेमिक कहने का मतलब है कि बस ये इसी जगह पे मिलती है, तो इंडियन कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कहाँ कहाँ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि सेंट्रल इंडिया में है, वेस्टर्न इंडिया में है और ईस्टर्न पाकिस्तान वाले रीजन में। इट मीन्स कि जो हमारा पंजाब राजस्थान वाला रीजन है ना, तो जो पाकिस्तान से लगती है वहाँ वाले रीजन में है। तो मेनली आप लोग समझ जाइए कि इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ हमारे इंडिया में पाई जाती है। अब नेशनल साइट्स देखते हैं इस स्पीसीज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ नेशनल साइट्स है, जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी है राजस्थान की,
नालिया गुजरात की है, वरोरा महाराष्ट्र की है और बेली यहाँ पे कर्नाटक है, जहाँ पे ये आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है और यहाँ पे कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड हो चुकी है, यानी कि कुछ स्टेट है जहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, तो वो है हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, यूपी, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। अगर हैबिटाट की बात करें जहाँ पे ये ऑफन पाया जाता है, तो ये जो इनकी हैबिटाट है वो है एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो राजस्थान में क्या कौन सी वेजिटेशन है, कौन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये है एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड। और ये ओपन कंट्री है विथ थॉर्न स्क्रब है, टॉल ग्रासेस है, लंबे लंबे ग्रासेस है विथ कल्टिवेशन, तो ये सारी एरियाज़ में ये पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कोई भी स्पेशीज़ को अगर आप लोग ने हाथ में काउंट कर दी और बता दी कि बस इतनी ही स्पेसीज़ है, तो फिर उसके बाद जो है भाई साहब इनको इस तरीके का जो है प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो शेड्यूल 1 है, यानी कि मेजर प्रोटेक्शंस है, वो भी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, यानी कि इनके ऊपर अब ट्रेड नहीं हो सकता, इनकी कंजर्वेशन करनी है, पोचिंग वगैरह ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बचाया जाता है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि सिर्फ ओनली 130 लेफ्ट है, तो IUCN में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई। थ्रेट किस किस चीज़ से, यानी कि इनको प्रॉब्लम किस किस चीज़ से, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये पोचिंग से होती है, कोलिजन्स होती है, जो पावर लाइन होती है ना, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर लाइन होता है उसमें भी कोलिजन होने से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो जाती है। तो ये सब माइनर, आपको माइनर ही क्या कहूँ, अब तो मेजर कहना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए इनको बचाया जा रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करूँ तो ये अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप लोग इससे भी अनुमान लगा सकते थे कि ये राजस्थान की स्टेट बर्ड हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि एक प्रोजेक्ट गोदावन है, यानी कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट गोदावन किसके लिए है, तो मेनली यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क में है और वो भी जैसलमेर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस स्पेसीज़ को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट गोदावन चलाया जा रहा है। इसको एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पेसीज़ भी कहा जाता है, जो कि हमारे ग्रासलैंड की इकोलॉजी को, हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो ग्रासलैंड होती है ना पूरी तरीके से ग्रास वाली ज़मीन, तो उसकी इकोलॉजी को, उसकी इकोलॉजी के हेल्थ को ये रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम लोग इनको फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पेसीज़ भी कहते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है, तो इसके भी बारे में ये सारी चीज़ें जो है ना, फैक्ट्स एंड फिगर, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आजकल आप लोग देखे होंगे कि UPSC एक अलग तरीके की क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चन पूछती है, सबसे पहले क्या करेगी कि एक आपको पैराग्राफ दे देगी, पैराग्राफ में उस स्पेसीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सी है, बंगाल टाइगर है या फिर आपका वन हॉर्न राइनोज है, स्नो लेपर्ड है या फिर आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो आप उस पैराग्राफ में से कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इस तरीके का कीवर्ड्स जानते हो ना अगर स्पीसीज़ के बारे में, तो आप फटाक से उस क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके का जैसे कह दिया जाए उसमें कि प्रोजेक्ट गोदावन, इसको कंजर्व करने के लिए, इस स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट गोदावन चलाई जा रही है, या फिर ऐसा भी उसमें लिखा जा सकता है कि ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। तो ये सारी चीज़ों से ही समझ सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी लिखी रहे कि 130 बर्ड्स अब लेफ्ट है हमारे पूरे इंडिया में, तो इस सारे कीवर्ड से भी हम लोग उस तरीके के पैराग्राफ को पकड़ सकते हैं। ओके, अब आते हैं कंजर्वेशन है। फर्स्ट देखते हैं कि क्या क्या इनके लिए, इनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये वन ऑफ द स्पेसीज़ है रिकवरी प्रोग्राम के लिए, और ये किस में है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है, और ये किसके अंदर चलाई जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर इस प्रोग्राम का देखें तो एक कैप्टिव, यहाँ पे आप देखोगे कि पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो है इसकी बिल्ड करनी है, यानी अच्छा खासा पॉपुलेशन लेकर आना है। उसके बाद फिनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा इस प्रोग्राम में, यानी कि रिकवरी प्रोग्राम है, तो इसके लिए एक फिनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो ये जो GIB है इन्होंने डिक्लेयर करी है इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज़, वो भी किसमें, कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जो CMS होती है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ आपकी बर्ड्स की जो होती है माइग्रेटरी स्पीसीज़, तो उसके तहत यहाँ पे इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज़ के कैटेगरी में इसको रखा गया, और ये इंक्लूडेड है CMS के Annex 1 में, यानी कि आप लोग जो यहाँ पे देखते हो ना कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़, तो इसके Annex 1 में इसको इंक्लूड किया गया, यानी कि यहाँ पे भी जो है हाई प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। अब रिसेंटली अगर बात करें तो कर्नाटक है जिन्होंने ये डिसाइड की है कि वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे लार्ज पैच ऑफ एरिया, वो भी यहाँ पे सीरागुप्पा तालुक में, और ये कौन सी एरिया होगी, ये प्रोटेक्टेड जोन होगी, वो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो ऐसा कहाँ किया जा रहा है, तो कर्नाटक में किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे हाई पावर्ड कमेटी बनाई है कि वो यहाँ पे अच्छा खासा फ्रेम करे और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान लेकर आए कि किस तरीके से हम लोग अपने इंडिया में जो 130 स्पीसीज़ बची हुई है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। तो बहुत भारी मात्रा में आप लोग देख रहे हो कि इनको बचाने के लिए जो है हर एक लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, यानी कि एफर्ट्स जो यहाँ पे कंजर्वेशन का लेकर आया जा रहा है बहुत लार्ज पैमाने पर ली जा रही है। तो इस हिसाब से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट बर्ड्स है, बर्ड्स ही क्या, बर्ड कहूँ, कितनी इंपॉर्टेंट बर्ड है
इसको यहाँ पे बचाने के लिए जो है ना साम दाम दंड भी लगाया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग भी इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अब आते हैं ऑलिव रिडले टिटल्स के बारे में बात करते हैं। काफ़ी फेवरेट है ये यूपीएससी की। ऐसा इसलिए है क्योंकि टर्टल्स ना बहुत ही पसंद है शायद यूपीएससी को, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल्स के ऊपर भी पूछी थी क्वेश्चन, और 2-3 बार मुझे याद आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टर्टल्स की जो वैरायटी है उस पर भी क्वेश्चंस पूछ डाला उन्होंने। तो देखते हैं, क्या पता इस बार फिर माथा घूम जाए और फिर किसी और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। तो रिसेंटली क्या हुआ है ना कि उड़ीसा की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बैन करी है फिशिंग, वो भी किस एरिया में, तो गहीरमथा मरीन सेंचुरी में, जो कि किस लिए, तो ऑलिव रिडले टर्टल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गहीरमथा मरीन सेंचुरी जो है सबसे पहले ये उड़ीसा में है। अब यहाँ पे क्यों इसकी सरकार यहाँ पे फ़िशिंग बैन करी है, फ़िशिंग मीन्स जो मछली पकड़ने वाला जो सिस्टम होता है, तो ये प्रोसेस को क्यों बैन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका नेस्टिंग प्लेस होता है। जो ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, यानी कि पूरे साल जो है कहीं भी चले जाए, लेकिन एक समय ऐसा होता है ना कि क्या एक कहूँ ये प्रकृति का देन है या फिर वेरी ब्यूटीफुल थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल में एक बार ऐसा होता है कि जितने भी यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स है ना वो सब आ जाते हैं, और ये इनका नेस्टिंग मास एरिया है। तो इनकी नेस्टिंग मास है, यहाँ पे इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का जो है एक प्रोग्राम चलाया जाता है, और इस तरीके का जो है एक ऑर्डर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो गहीरमथा की अगर बात करूँ तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है, और इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑलिव रिडले रोकड़ी कहते हैं, रोकड़ी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये आपकी उड़ीसा की मैप है, यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपकी ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच है, और ये कहाँ है, तो गहीरमथा में ही है। फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पोस्को पोर्ट साइट है, ये मास नेस्टिंग बीचेस है। तो कहाँ कहाँ इनकी मास नेस्टिंग है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो एनिमल है ये लाखों में आती है, यानी कि वही तो मैं कह रही हूँ जहाँ पे भी चले जाए, लेकिन एक समय होता है जहाँ पे लाखों में ये वाले जो टर्टल्स है वो आते हैं यहाँ पे और मैट करते हैं, और फीमेल जो है यहाँ पे अंडे वगैरह देती है। और ये कब होता है, तो मार्च के महीने में होता है। मैं भूल रही थी, मैं मतलब कन्फ्यूज़ थी कि मार्च में कि अप्रैल में, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही थी। ये मार्च के महीने में जो है सारे आते हैं, मास्टिंग एरिया है, मास्टिंग बोलियो में नेस्टिंग एरिया है, और यहाँ पे जो है ना मास नेस्टिंग बीचेस इसको कहा जाता है, और यहाँ पे फीमेल्स जो है अंडे देती है, यानी कि जितने भी फीमेल ऑलिव रिडल टर्टल है तो वो यहाँ पे जो है अंडे वगैरह देती है। ट्रॉलर्स और जो बोटमैन है ना वो भी उनको भी डायरेक्ट किया गया है कि वो फिशिंग वगैरह ना करे, वो भी 20 किलोमीटर्स जो कि कोस्ट लाइन में है। तो ये मैप भी ध्यान रखना है। अब इनके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले जितने भी कछुए वगैरह है ना उसमें से सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो ऑलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में है, ना कि इंडिया में ही है। ये आपको गर्म पानी में देखने को मिलेंगे, जो कि पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है और इंडियन ओशन में है। ये जो टर्टल है इनके कज़न के साथ, जो कि केम्स रडल टिटले है और टर्टल है, और ये सारी जो है बेस्ट है। इनकी यूनिक जो मास नेस्टिंग है ना इसको अरीबादा कहते हैं, जहाँ पे 1000 ऑफ फीमेल्स जो है एक साथ आती है और इसी सेम बीच में जो है ना वो अंडे देती है। तो काफ़ी यूनिक सा चीज़ है ना, इसलिए इसको कहा जाता है। अब IUCN रेड लिस्ट में इनकी कैटेगरी देखें तो वल्नरेबल है, क्योंकि बहुत ही मास नंबर पे पाई जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में ही एक ऐसी बीच है जहाँ पे आपका जो है लाखों में ऐसे कछुए आते हैं, तो फिर उनको इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में तो हम लोग नहीं रख सकते। तो ऑब्वियस है कि वल्नरेबल है। साइज में अगर हम लोग देखें तो अपेंडिक्स 1 में है और CMS में अपेंडिक्स 1 में है, तो प्रोटेक्शन भी इनको इतना ही दिया जाता है, इसलिए इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। साथ ही अगर इनकी बात करूँ तो कार्निवोर्स है, और ये जो है ना मेनली ये फीड क्या करते हैं, तो जेली फिश करते हैं, श्रिम्प करते हैं, स्नेल्स, क्रैब, ये सारी चीज़ें जो है इनके खाने का है। ओके, तो कार्निवोर्स है, जानवर वगैरह सब खाते हैं। ये जो टर्टल्स है ये अपनी इंटायर लाइफ जो है ओशन में ही बिताते हैं, यानी कि समुद्र में ही रहते हैं, और माइग्रेट भी करते हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो चल के भी कहीं से कहीं भी चले जाते हैं, और उसी बीच वो फीड भी करते हैं, मेट भी करते हैं उसी कोर्स ऑफ ग्राउंड में। लेकिन मार्च महीने में वो कहीं भी रहे दुनिया में, लेकिन कहते हैं ना कि इस साल में एक बार तो लौटो यार, तो वही चीज़ है कि मार्च में जो है ये सारे लौट जाते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि गवर्नमेंट की काफ़ी इनिशिएटिव चलती है इस टर्टल्स को, कछुए को बचाने के लिए। तो यहाँ पे कोस्ट गार्ड है जिन्होंने लॉन्च करी थी ऑपरेशन ऑलिव। अब ये भी पूछा जा सकता है आप लोग से कि ऑपरेशन ऑलिव है क्या, तो इन्हीं के नाम पे है, ओलिवा है ये बेसिकली, लेकिन ये है ऑलिव रिडले टर्टल, तो इन्हीं के नाम पे ओलिवा रखा गया है। ये एक्सरसाइज है जो कि एनुअल मिशंस का एक पार्ट है कि किस तरीके से सेफ मीट सी सोजर्न करनी है, ब्रीडिंग, वो भी यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स की। यानी कि यहाँ पे जो ये कछुए वगैरह आते हैं ना, तो इनका कितने अच्छे तरीके से जब ये वापस आते हैं इस एरिया में, तो कोस्ट गार्ड जो है वो इस तरीके का ऑपरेशन चलाते हैं कि इन सारे कछुओं को जो है ना एक सेफ जो है जोन यहाँ पे उनको दे सके।
फिर है ऑपरेशन सेव कुरमा। तो ऑपरेशन सेव कुरमा भी है, तो स्पेसीज स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे टर्टल्स के ऊपर चला जाता है। और ये किसके द्वारा है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाई गई है। उसके बाद है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसकी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 2006 में हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शंस दी है सारे सी टर्टल स्पेसीज़ को जो भी यहाँ पे स्टेट में अकर होते हैं। तो ये भी बात है, 3 तरीके की यहाँ पे बहुत ही बेसिक यहाँ पे आपकी इनिशिएटिव है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व बर्ड्स। अब मार्च मंथ की अगर मेरी आप विजन आइज की जो सेपरेट मैगजीन्स की लेसन आती है वो अगर आप लोग सुने हो, नहीं मार्च की नहीं, फरवरी मंथ की, ओके। फरवरी मंथ में मैंने एक लेसन ली थी जो कि कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स के ऊपर थी। काफ़ी बहुत अच्छी वो मैं कह सकती हूँ कि वो आर्टिकल थी, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल मैं कहूँगी इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी एक ऐसी आर्टिकल जो कि हमारे एक आँख खोल देती है। हम लोग जिस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस चीज़ों पर हमारी जो है फोकस लाती है। तो उस तरीके के आर्टिकल मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। तो ये भी आर्टिकल वही है कि कंजर्व करने के लिए बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। रिसेंटली ये न्यूज़ में स्थिति थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाई है, और ये है विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान, और ये प्लान है 1 साल का, यानी कि 10 ईयर्स का, 1 डिकेड का ये आपका प्लान है कि यहाँ पे जितने भी एवियन डाइवर्सिटी है उसको हम लोग कंजर्व करेंगे, उनके इकोसिस्टम को, उनके रहने की जगह को और लैंडस्केप को भी। अब यहाँ पे और न्यूज़ देख लेते हैं। जो ये विजनरी प्लान है ये यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि आउट ऑफ 50 मेजर्स, जो यहाँ पे 15 मेजर प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये 10 साल का है, तो 1 डिकेड है पूरी, तो इसको हम लोग जो है एक ही साल में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्या है कि शॉर्ट टर्म है, ये 4 साल की है, 2020 से 2024 तक। फिर मीडियम टर्म आएगा, ये 2024 से 2027 तक का है। फिर लॉन्ग टर्म है जो कि 2027 से 2030 तक का है। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के जो हम लोग इसको जो है बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये सेम ऐसे ही है जैसे 1 साल जो है यूपीएससी की आपको तैयारी देनी, एग्ज़ाम देनी होती है, और 1 साल पहले आप लोग को प्रिपेयर करना होता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से करते हो कि प्रीलिम्स के 2 महीने पहले जो है आप लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओगे। उससे पहले जो है 3 महीने जो है आप लोग पूरी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग करोगे, और ये आपका जीएस का भी होगा और ऑप्शनल का भी होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करोगे कि 3 महीने जो है फुल्ली फोकस्ड होकर अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करोगे, फिर जीएस को भी कंप्लीट करोगे। तो इस तरीके से आप लोग भी तोड़ तोड़ के पढ़ते होगे, तो 1 साल या 1.5 साल लगते हैं पूरे यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से कवर करने में, अगर आप लोग फुल्ली फोकस्ड हो तो। और उसके बाद 1 साल अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ लिए, तो 1 साल के बाद क्या होता है कि पूरा एग्ज़ाम चलता है। तो ये जो आप लोग ने एक अच्छे तरीके से फेज़ मैनर में आपने जो तैयारी करी है, तो वो चीज़ें आपकी काम आती है कहाँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी फेज़ मैनर में हो रही है। आपकी प्रीलिम्स हो रही है, फिर मेंस हो रही है, फिर इंटरव्यू हो रही है, ओके। तो यही चीज़ है, और उसी तरीके से इस प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो है एक एडिशन है किसमें, तो इंडिया की जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना, हमारे यहाँ की ऑलरेडी ये चल रही है, और हम लोग जो है 2017 से इसको चला के लेकर आ रहे हैं, तो इसी के साथ इसको भी ऐड किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, वो भी यहाँ पे इंडिया की जो नेशनल एक्शन बर्ड है, जिसके थ्रू हम लोग जो माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड बोले तो कहने का मतलब है कि दूसरी कंट्री से जो उड़ कर बर्ड्स जो है वो हमारे कंट्री में अगर आती है, या फिर हमारे कंट्री से उड़ के जो बर्ड्स जो है सीजनली दूसरे कंट्री में चले जाती है, तो जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आती है उसको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। और उनके हैबिटाट की, वो किस तरीके से किस कंट्री से आए हैं, तो उस कंट्री की वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, उस तरीके का वेजिटेशन कैसा है, तो इन्वायरमेंट कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है, तो उस तरीके की चीज़ हम लोग उनको अपने कंट्री में भी प्रोवाइड कर सकें। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बेसिक आप लोग देखिएगा कि बर्ड स्पेसीज़ कितने हमारे कंट्री में नंबर में बचे हैं। तो नंबर ऑफ़ बर्ड स्पेसीज़ इंडिया में कितने हैं, तो 1317 है। नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ जो कि हमारी ही सिर्फ इंडिया के हैं, तो ये 72 है, एंडेमिक है इंडिया के। नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ जो कि क्लासीफाई किए गए कि ये थ्रेटेंड है, यानी कि ऐसी स्पेसीज़ जिनकी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होते जा रही है, वो थ्रेटेंड कैटेगरी में आ गई है, तो ऐसे 100 है। फिर नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ जिनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है, अब उसको जो है हम लोग लेस देन 50 बची है, तो इसको हम लोग 20 कह रहे हैं। नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ जो कि हमारे रेयर कैटेगरी में पाई जा रही है, यानी कि एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं ना कि ये रेयर की स्पेसीज़ है, तो ऐसी कितनी है, तो 270 है। फिर बर्ड स्पेसीज़ जिसको कैटेगराइज किया गया है रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड में, तो कौन कौन सी है, रैप्टर्स है, पिजेंट्स है, बस्टर्ड है, हॉर्नबिल है, क्रेन है, स्टॉर्क है एंड अदर्स है। तो इतना नाम याद नहीं रखना है, इतना नाम याद रखिएगा तो पूरे इन्वायरमेंट भूल जाइएगा। बस आप लोग 2-4 बार देख लीजिए, जिससे कि एलिमिनेट करने में आप लोग का हेल्प हो। ऑप्शन अगर आएगा ना तो 4 से 5 ऑप्शन दी जाएगी, तो उसमें आप लोग एलिमिनेट कर सको, इस तरीके का जो है अपना याद कर लेना। अब की हाईलाइट देखते हैं, विजन प्लान क्या क्या है, इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। सबसे पहला है कि बर्ड सर्वे की जाएगी, वो भी सेलेक्टेड लैंडस्केप में, जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया होगा। एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है
ये आपका एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें कि देखा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी एरिया है किसी भी कंट्री में कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट उसमें सारे बर्ड्स होते हैं और मैक्सिमम टाइम तक वो बर्ड्स वहाँ रहते हैं, तो उसको हम लोग इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कहते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वहाँ के जो बर्ड्स होते हैं उसको कंजर्व करेंगे और अदर बायोडाइवर्सिटी भी जो है उसको हम लोग कंजर्व करेंगे। फिर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम भी होगी, जितनी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स है यानी कि जिनकी स्पीसीज बहुत ही कम हो चुकी है, 100 बची है या 150 बची है, तो उनको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, तो उनको भी हम लोग जो है उसकी स्पीसीज़ को कंजर्व करने का यहाँ पे प्लान करेंगे। और यहाँ पे जो प्रोविज़न है, जो प्लान है आपका, इसमें लैंडस्केप अप्रोच भी रखा गया है कि जो बर्ड्स जहाँ भी रहती है वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो वहीं पे उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, साथ ही अर्बन एरिया में भी और उनके जगह पे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स है, जिसको CMB कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि स्पेसिस स्पेसिफिक एक्शन प्लान है, यानी कि हर एक बर्ड अलग अलग होती है। स्पैरो अलग है, आपको बर्ड्स की बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया देखने को मिलेगी, तो हर एक बर्ड अलग अलग है। जैसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स बस्टर्ड अलग है, क्रेन्स अलग है, आपकी हॉर्नबिल अलग है। तो ये सारी जो अलग अलग बर्ड है ना, इनकी स्पेसिफिक के हिसाब से कि इनको इस बर्ड को क्या चाहिए, इस बर्ड को क्या चाहिए, इस बर्ड को क्या चाहिए, तो इस हिसाब से प्लान बनाया जाएगा और एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। डेटाबेस कहने का मतलब है कि हर एक बर्ड का यहाँ पे आपका जो है ना टू द पॉइंट सारी कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड की जाएगी। उनके रहने का जगह, उनका खाने का तरीका, उनको किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, उनको वाटर कितना चाहिए, उनको वेजिटेशन कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपका डेटाबेस में इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो उनके थ्रेट का भी असेसमेंट किया जाएगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स को किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, तो ये भी चीज़ें देखी जाएगी। फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के बारे में बात करें, किस तरीके का प्लान तो बना दिया गया, बहुत ही बढ़िया। आपका स्पेसिफाइड प्लान बनाया गया, बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही आपकी बेहतरीन बात हो गई। लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तो सारी चीज़ें आपकी पेन एंड पेपर में रह जाएगी। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पे आपकी जो इम्प्लीमेंट कराई जाएगी ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे। इसमें कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे, जैसे सलीम अली जो सेंटर है फॉर ऑर्निथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री, ओके, ये है जो कि इनकी नोडल इंस्टीट्यूशन है इस पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे जो आपका ये सैकॉन है ना, सैकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे बर्ड्स स्पीसीज़ को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे उनका केयर करते हैं। यहाँ पे जो आपका मिनिस्ट्री है, फोकल मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के बारे में। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट जो बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, इसको IBA कहते हैं। ये एक एरिया है जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है इंटरनेशनली, यानी कि ग्लोबल लेवल पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि ग्लोबल इंपॉर्टेंट क्या है उस बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए। IBA की बात करूँ तो इसको डेवलप और जो साइट्स किया गया था ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा आइडेंटिफाई करके किया गया था। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 12,000 से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका IBA है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, तो ये ध्यान रखना है। अब सैकॉन के बारे में हम लोग बेसिक देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका है। ऑर्निथोलॉजी मीन्स जो बर्ड के बारे में जो बर्ड्स स्पेसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं ना, उनको उस स्टडी को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, सलीम अली सेंटर है, ये वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। ये जो रजिस्टर की गई है ये एज ए सोसाइटी है और यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है ये यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंट ऑफ सैकॉन है। सैकॉन की मिशन अगर देखें तो ये क्या है कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए मदद करते हैं। सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए और यूज़ कैसे करेंगे, तो रिसर्च करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, पीपल्स की पार्टिसिपेशन जो कि बर्ड्स के साथ होगा वो भी सेंटर स्टेज में। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकेंगे कि इंडिया की जितनी भी बर्ड्स है उसको हम लोग कंजर्व कर पाएंगे। सैकॉन की बात करें तो ये कहाँ इनकी लोकेशन है, तो ये है एक कोयम्बटूर सिटी जो कि तमिलनाडु में है। तो सैकॉन के आपको यहाँ पे याद भी रखना है क्योंकि बेसिक हम लोग इसके बारे में पढ़े। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी बहुत पूछा गया है UPSC में, तो क्या पता इस बार सैकॉन के बारे में पूछ दिया जाए क्योंकि सलीम अली जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्ड्स स्पीसीज़ के बारे में। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड डाई इन सांबर लेक। तो ये बहुत ही दुखद एक खबर थी और न्यूज़ में भी बहुत थी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल पे चलने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सांबर लेक है क्या, ये कहाँ है। ये थोड़ी सी आपको देखने को ब्लर है, लेकिन कोई नहीं, मैं बताती चलती हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा कि सांबर लेक है, ये राजस्थान वाले रीजन में पाया जाता है। ये वुलर लेक है जो कि यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए चिल्का लेक है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गोविंद बल्ला, ये आपका लेक सागर है।
और उसके बाद नीचे आइएगा तो ये वेमंडम लेक है जो आपको केरल में देखने को मिलेगा। तो ये सारी ठीक है, लेकिन सांबर लेक की लोकेशन ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्या होता है ना समटाइम्स कि यहाँ तो पढ़ लेते हैं हम लोग, पूरा थ्योरी रट रट के चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में इतने ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं ना कि चीज़ें याद नहीं होती है। और चीज़ें क्या याद आती है कि ये इमेजेस वाली चीज़ें याद आती है। इसी के साथ मुझे ध्यान आया कि मैं लास्ट लेसन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी कि ये जो नागार्जुन श्रीशैलम जो आपका है ये कहाँ है। तो ये मुझे एक आप ही लोग के में से एक स्टूडेंट ने ये मुझे सेंड किया है, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। और ये मैं कंफ्यूज थी क्योंकि जो मैं मैप दिखा रही थी और जो मैं स्टडी कर रही थी वो मुझे कहाँ दिख रहा था, महाराष्ट्र में दिख रहा था। लेकिन ये कहाँ, ये आपको बॉर्डर में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में ये आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, सही चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। और ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ रहो तो उसके पीछे ज़रूर सर्च करने पर लग जाओ। और जैसे मैं आप लोग की मदद करती हूँ, आप लोग भी मेरी मदद करते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सांबर लेक की हम लोग जो है लोकेशन देख लिए। अब देखते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ हो गई थी। तो रिसेंटली यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बताया जा रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ आई थी क्योंकि एवियन बॉटुलिज्म के कारण। तो ये रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जानना किसके बारे में है, इसी के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका होता है और एवियन बॉटुलिज्म, ये किसके कारण होता है, एक बैक्टीरियम के कारण होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बॉटोलिनम। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटोलिनम। तो ये याद रखना है कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो है ना बर्ड्स की नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसके कारण जो है ना उनके लेग्स यानी उनके पैरों में और उनके विंग्स में, उनके जो पंख होते हैं उसमें और उनके गर्दन में जो है ना एक पैरालिसिस हो जाती है। और ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है ना उसमें पाया जाता है, वो भी सांबर लेक में, जिसको बीओडी भी कहते हैं। तो बीओडी में पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तब इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे अगर बात करें क्लॉस्ट्रीडियम यहाँ पे बोटुलिनम के बारे में, तो ये हीट रेसिस्टेंस है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ना ये बढ़ जाती है, ग्रो होती है और फिर ये एक्सक्रीट करती है, यानी कि पूरी तरीके से ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन की जो डिमांड है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में ये पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर कम है इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पर हो रही है। तो ऑक्सीजन की जब मात्रा कम हो जाती है ना तो ये बढ़ने लगती है ये वाली बैक्टीरिया, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाती है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक रूप ले लेती है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में अगर देखें तो ये एक अमाउंट है यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो भी ज़रूरत होता है हमारे एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को, कि वो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ तोड़ के जो है टुकड़े टुकड़े कर दे, वो भी वाटर सैंपल में, दिया हुआ वाटर सैंपल में और सर्टेन टेम्परेचर में, और वो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। यानी कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है। यही है कि बायोलॉजिकल डिमांड चाहिए यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए, तभी जितने भी एरोबिक और एनएरोबिक दो तरीके के होते हैं। तो एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपनी जो भी काम है यानी कि खाने पीने का जो है और ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन कर सके। अब आते हैं सांबर लेक के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है जो कि राजस्थान में है। अब ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंदर भी इसको डेजिग्नेट किया गया है, तो वेटलैंड जैसा भी इसको डेजिग्नेट किया गया है। अब ये जो साइट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटरिंग आपकी वाटर बर्ड्स है। साथ ही इसमें जो है आपकी छोटी और बड़ी जो है फ्लैमिंगोज भी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जो है यहाँ पे साल्ट प्रोडक्शन करती है, क्योंकि साल्ट का प्रोडक्शन बहुत होता है। तो ये आपका किस लिए होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी हो सकता है। तो ये सारी रीजन है आपकी यहाँ पे रीजन से सांबर लेक में। साथ ही ये बातें इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि है आर्किया। तो आर्किया क्या है, एक न्यू आर्कियन है जिसको डिस्कवर किया गया है, वो भी सांबर सॉल्ट लेक में, और ये कहाँ है, राजस्थान में। तो आर्किया जो है एक प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि एक्सट्रीम हैबिटाट में पाई जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म वाले रीजन में और कोल्ड डेजर्ट में, हाइपर सेलाइन लेक्स में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका सॉल्ट पाया जाता है। तो उस तरीके के लेक्स में जो है ये आपकी आर्किया पाई जाती है। ये स्लोली ग्रो होती है यानी कि धीरे धीरे ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो होती है और ह्यूमन गट में भी पाई जाती है। साथ ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल जो मॉलिक्यूल्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इसको कहा माना जाता है, और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए भी, जिसमें कि इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट होती है ना उसमें भी ये पाई जाती है। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको आर्किया के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि दोनों आप लोग को ध्यान रखना है, एक तो एवियन बोटुलिज्म के बारे में ध्यान रखना है, एक आर्किया के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस,
कंपेन्स। तो ये भी एक तरीके का कंपेन चलाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट इंडिया, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इंडिया की, जिन्होंने एक अवेयरनेस कंपेन यहाँ पे लॉन्च की है, और ये है नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस टू बी डिस्प्लेड, वो भी सारे मेजर एयरपोर्ट में इसको डिस्प्ले किया गया है। तो ये कंपेन्स का एम यही है कि अवेयरनेस देना है, यानी कि लोगों को जागरूक करना है ये पब्लिक सपोर्ट को लेकर कि किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है इसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। साथ ही जो स्मगलिंग वगैरह जो होता है स्पीसीज से, जानवरों से रिलेटेड, तो इसको भी प्रिवेंट करना है, और जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसको भी थोड़ा कम करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरीके का कंपेन चलाया जा रहा है। जो फर्स्ट फेज़ है ये कंपेन का, ये फोकस करेगी किस किस एनिमल पे, तो ये है टाइगर, पैंगोलिन, स्टार टॉर्टोइस और टोके केको। तो ये यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 4 ऐसे स्पेसीज है जिसके ऊपर यहाँ पे ये कंपेन पहले फोकस करेगी। साथ ही इस कंपेन में जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट किया गया है वर्ल्ड वाइड एक्शन के साथ, जो कि इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ में लिया जाता है, और ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ग्लोबल कंपेन वाइल्ड फॉर लाइफ। तो इनके साथ ही जो है हम लोग इंडिया में भी इस तरीके का कंपेन लेकर आए। अब बात आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानने का। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि ये कानून के द्वारा लाया गया है, और ये जो वर्क करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करती है, कि जितने भी ऑर्गेनाइज जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम होती है कंट्री में, उसको यहाँ पे रोकने का इनका बेसिक फंडा है। इसको बनाया गया था 2007 में, और ये जो आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये जो बनाई गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कि जितने भी इंटेलिजेंस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ है, यानी किसी भी जानवर को लेकर आप बेच दो, या फिर किसी भी जानवर की खाल निकाल कर उसको बेच दो, दांत निकाल के बेच दो, उनकी जो है कुछ भी शरीर का पार्ट निकाल के बेच दो, या गलत तरीके से बेच दो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, या फिर और भी तरीके का अगर आप लोग क्राइम करते हो, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ पे मेंटेन किया गया है, देखा जाता है। साथ ही यहाँ पे असिस्ट भी की जाती है, और जो कस्टम अथॉरिटी है उसको एडवाइस भी किया जाता है कि इस तरीके के फ्लोरा और फौना से रिलेटेड कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको इंस्पेक्शंस करें। ओके, तो इस पे ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल और बोन कन्वेंशन। तो इसको CMS भी बोलते हैं और बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे 13 कॉप हुई है, वो भी CMS की, और कहाँ हुई है तो इंदिरा नगर इंडिया के गांधीनगर में हुई है। तो और ज़्यादा न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो क्यों थी, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली ये ली थी, इसकी प्रेसिडेंसी ली है, वो भी यहाँ पे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, यानी कि हम लोग के पास अब इसकी प्रेसिडेंसी आ चुकी है नेक्स्ट 2023 तक। CMS COP 13 की बात करूँ तो ये लार्जेस्ट एवर हमारे किसी भी कन्वेंशन की हिस्ट्री है। कॉप की बात करूँ तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की फुल फॉर्म है, ये डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है CMS की। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग देखते हो कि 13 कॉप 14 कॉप, तो ये क्या होता है कि ये डिसीजन लेती है किसी भी तरीके का, इस कन्वेंशन में जो भी बातें निकल कर आती है और उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना ये कॉप में होता है। तो कॉप 13 थी इस बार, ये फर्स्ट ऑफ द सीरीज़ है इंटरनेशनल नेचर रिलेटेड मीटिंग का, जो कि 2020 में हुई थी, और इसको यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो आपका कमिंग में चाइना में है उसी के साथ कल्मिनेट किया गया है, और यहाँ पे जो है आपका एक फ्रेमवर्क निकल कर आएगा जो कि पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कॉप की यहाँ पे थीम क्या है, लोगो क्या है, मस्कट क्या है। तो सबसे पहले थीम क्या थी, अब इंडिया में हुई है तो इसको आपकी एक एक चीज़ इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। थीम थी कि माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। लोगो क्या है, ये लोगो है कोलाम, एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो कि सदर्न इंडिया की है, और इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ है ना उनको हम लोग शो करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोलाम का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, या फिर इसकी क्या लोगो थी ये भी याद रखना है। मस्कट क्या थी, GB, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसकी जो है मस्कट थी। और जो ये जो है ना ये फर्स्ट CMS कॉप है जो कि इनॉग्रेट किया गया एक होस्ट कंट्री हेड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम ऐसा पहली बार जो है इसको होस्ट किया गया, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे CMS के बारे में था, तो CMS जो थी इसमें आप लोग देखोगे कि इसमें सबसे फेमस वो बर्ड जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही है, तो इसलिए इसकी की मस्कट इसका इस्तेमाल किया गया। अब की हाईलाइट देखते हैं कि क्या क्या बात एक्चुअली यहाँ पे निकल कर आई है। तो अब ये गांधीनगर में हुई है, तो अल्टीमेटली जहाँ पे भी आपका कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ पे जब बातें कंक्लूड होती है तो उसको उसी के नाम पे डिक्लेरेशन कह देते हैं। तो ये गांधीनगर डिक्लेरेशन है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यहाँ पे बात की गई है। कंसेप्ट आया है इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का, तो यहाँ से जो है आपका कंसेप्ट निकल कर आया है इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का। तो इसके बारे में देखते हैं, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और हमारे पोस्ट जो 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसी के साथ इसको जो है यहाँ पे प्रायोरिटाइज भी किया जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको कब अडॉप्ट करेंगे, तो आने वाले ईयर में जो है यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया जाएगा। कुछ न्यू स्पेसीज के डिसीजंस भी ली गई है।
10 न्यू स्पीसीज़ है जिसको ऐड किया गया है इसके अपेंडिक्स में, CMS के अपेंडिक्स में। 7 स्पीसीज़ है जिसको ऐड किया गया है अपेंडिक्स फर्स्ट में, जिनको यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो कौन कौन से यहाँ पे 7 स्पीसीज़ है? सबसे पहले है एशियन एलिफेंट, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और लिटिल बस्टर्ड। उसके बाद एंटीपोडियन, एल्बेस्ट्रॉस और ओशनिक वाइट टिप शार्क। तो ये 7 एनिमल्स है जिसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। यूरियल स्मूथ हैमर हेड शार्क और जो टोप शार्क है वो यहाँ पे आपका अपेंडिक्स 2 में है, जिसको माइग्रेटरी स्पीसीज भी कवर किया जा रहा है और जो कि अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस दिया जा रहा है, तो उसको भी देखा जाएगा। फिर यहाँ पे CMS की जो एम्बेसडर प्रोग्राम है उसको रीलॉन्च किया गया, जहाँ पे 3 CMS एम्बेसडर्स है, वो भी टेरेस्ट्रियल के लिए, एवियन के लिए और एक्वेटिक स्पीसीज के लिए। साथ ही यहाँ पे जो 7 माइग्रेटरी स्पीसीज चैम्पियन है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जैसे कि जर्मनी है, इंडिया, इटली, मोनाको और यहाँ पे आपका है नॉर्वे, यूरोपियन कमीशन और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल एजेंसी भी है जो कि एक्नॉलेज करी है उनके अपने खुद की कंट्रीब्यूशन कि वो कितना कंट्रीब्यूट करी है CMS इनिशिएटिव में। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन पार्टी है CMS के, कौन कौन नॉन पार्टी है। तो पार्टी आप लोग देख सकते हो इंडिया है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे वेस्ट एशिया की भी कंट्री है आपकी, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी है, यूरोप की भी है, साथ ही आप लोग देख सकते हो कि मंगोलिया भी है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया भी है और साउथ अमेरिका से भी काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। अब CMS के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं। इसका एम है कि सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन जो यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज है थ्रू आउट देयर रेंज, कहाँ से भी कहाँ तक है, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। CMS का जो साइन किया गया था वो बून कन्वेंशन से निकल कर आई है, जो कि यहाँ पे जर्मनी में एक सिटी है और ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि काम करती है UNEP के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना है। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। CMS की बात करें तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ है जिसमें कि माइग्रेटरी स्पीसीज जाती है तो उसके गवर्नमेंट को साथ लाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे लीगल इंस्ट्रूमेंट भी है कि किस तरीके से यहाँ पे CMS में जो है ना काम किया जाता है, और ये जो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन दिया जाएगा इसके मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो CMS जो है ओनली वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस है, कन्वेंशन है जो कि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, तो माइग्रेंट एनिमल्स के लिए, यानी कि माइग्रेंट एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए ये सिर्फ एक मात्र वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन है। तो ये भी ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। CMS की बात करें तो इसमें 2 अपेंडाइसिस है, एक तो है माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि इस कन्वेंशन में है, तो यहाँ पे आपका 2 है। पहला में क्या है कि जो भी स्पीसीज आपकी थ्रेटेंड और एक्सटेंशन होने वाली, यानी कि उसकी जो है पूरी तरीके से प्रजाति विलुप्त होने वाली है, तो उसको अपेंडिक्स 1 में रखते हैं। और सेकंड में क्या है कि जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज है जिनको ज़रूरत है कि उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उनको हम लोग अपेंडिक्स 2 में रखते हैं। तो CMS की कितनी अपेंडिक्स है, 2 है, ये भी ध्यान रखना है। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ जो बर्ड 2020 रिपोर्ट है वो रिलीज़ किया गया था 13 कॉप में, और यहाँ पे क्या है कि इसको कंपाइल किया गया है 10 इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और यहाँ पे एक्सेस किया गया है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, करेंट ट्रेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज क्या है, ओवरऑल कंजर्वेशन स्टेटस क्या लिया जा रहा है, वो भी 867 इंडियन बर्ड स्पीसीज़ के लिए। तो की हाईलाइट इसमें किया गया है कि 101 स्पीसीज ऐसी है जो कि हाई कंजर्वेशन कंसर्न है इंडिया के लिए, जैसे कि रैप्टर है, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स है, हैबिटाट स्पेशलिस्ट है जैसे कि इंडियन वल्चर है, तो ये सबको बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है। इंडियन वल्चर की बात करें तो कैटास्ट्रॉफिक पॉपुलेशन जो है इसकी डिक्लाइन हो रही है, बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। अगर हम लोग 1990s के हिसाब से देखें तो 4 स्पीसीज बस्टर्ड की इंडिया में है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मैक्वीन बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकॉन है और बंगाल फ्लोरिकॉन है। तो इसकी भी जो यहाँ पे आपकी स्पीसीज़ है ये भी डिक्लाइन हो रही है क्योंकि हिस्टोरिकल हंटिंग हो रही है, वाइड स्प्रेड जो है बहुत ही लार्ज नंबर पे इनकी हैबिटाट रहने का जगह यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो 4 मेन बस्टर्ड हमारे कंट्री में पाई जाती है उसकी भी स्पीसीज़ कम हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे 319 स्पीसीज़ है जिसको कि यहाँ पे मॉडरेट कंजर्वेशन कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। 442 स्पीसीज़ ऐसी है जिसको लो कंजर्वेशन कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। कुछ नंबर ऑफ बर्ड्स है जो कि वेस्टर्न घाट में है, तो वो भी यहाँ पे 75% तक डिक्लाइन हो चुकी है, और ये 2000 से अगर कंपेयर कर रहे हैं तभी पता चल रहा है। रीज़न क्या है डिक्लाइन होने का? सबसे पहली चीज़ है कि उनकी रहने की जगह ख़त्म हो रही है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी, आप लोग को आजकल की डेट में पता है कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, डैम बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इवन अपने घर में भी पेड़ों को काट रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि और बड़े बिल्डिंग बनानी है, पार्क बनाना है, ये सारे काम कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत तरीके का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इसी के कारण पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत ही स्पीड तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है। अब पेड़ रहेंगे नहीं तो चिड़ियाँ रहेंगी कहाँ, घर पे तो आके रहती नहीं है वो लोग। तो चिड़ियों को रहने के लिए जो है ना इस तरीके का फॉरेस्ट वगैरह की ज़रूरत है, तो हम जैसे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण उनके जो रहने का जगह है वो लॉस हो रहा है। फिर वाइड स्प्रेड जो प्रेजेंस है टॉक्सिक का, आज के डेट में आप लोग देख रहे हो टॉक्सिन्स, यानी कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये चिड़ियाँ जाए तो जाए कहाँ?
है कि नहीं। तो इनके लिए अलग तरीके का प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी इंक्लूड है, और हंटिंग है, ट्रैपिंग है, ये अलग तरीके का उनके व्यापार के लिए उनका अलग ही एक खेल होता है। तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम है। डिक्लाइन का रीज़न तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सारी रीजंस है। 126 स्पीसीज़ ऐसी है जिसमें कि आपके पीकॉक है, हाउस स्पैरो है, एशियन कोयल है। ये सब एक्सपेक्ट किए जा रही है कि इनकी नंबर इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि इनकी एबिलिटी है कि वो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटाट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। कोयल वगैरह हो गई, हाउस स्पैरो हो गई, पीकॉक हो गई, तो इनको घर पे भी रखा जाता है और ये जो है लोगों के साथ भी सर्वाइव कर पाती है। तो इसलिए ये एक मेन एरिया है, मेन रीज़न है जिसके कारण इसकी नंबर इस बढ़ रही है। तो ये सब कॉप के दौरान, यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये हमारे इंडिया में हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी आपको लोगो, थीम और सारी चीज़ें पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या बातें निकल कर आई है ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे आप लोग देखो, एक कंसेप्ट निकल कर आया था एक लॉजिकल कनेक्टिविटी का, यानी कि कनेक्टिविटी यहाँ पे आपकी बढ़ानी है एक लॉजिक को लेकर, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखें, सीएमएस की 2 अपेंडिक्स के बारे में देखें कि किस में क्या है। और मेनली यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड 2020 रिपोर्ट, तो ये किसके दौरान, कौन सी कॉप के दौरान यहाँ पे आपका रिलीज़ किया गया है, तो ये याद रखना है। और सबसे मेन बात है कि हम लोग आगे आने वाले 3 सालों तक 2023 तक जो है कॉप के अंदर हमारी प्रेसिडेंसी है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया, इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे न्यूज़ में रही है। तो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी एरिया होती है, वो एरिया होती है जहाँ पे किसी भी एनिमल जो है वो रहते हैं और उनके सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो भी किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस के बिना। यानी कि क्या है ना कि देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है ना कि जैसे कोई टाइगर का रहने का कोई जगह है, चलिए टाइगर छोड़िए, हाथी का रहने का कोई जगह है, तो जहाँ पे भी जगह है ना उसको क्या किया कि बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि यहाँ तो एलिफेंट रह रहे हैं, यहाँ टाइगर रह रहे हैं, साथ ही साथ इनके सराउंडिंग्स को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये बहुत लार्ज नंबर पे होते हैं। और ये हक कैसे दिया जाता है, यानी कि कैसे कोई भी जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है, तो ये कानून के हिसाब से एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है ना कि आप कोई भी सर्टेन एरिया को एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बना सकते हैं। और मोर देन 500 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आज की डेट में इंडिया में एग्जिस्ट करी है। तो आपको सबका नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि मैम सबका नाम कैसे याद रखें, इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इतना ज़्यादा आपके नेशनल पार्क है, तो सबको नहीं याद रखना है। जो मेनली न्यूज़ में होते हैं ना, एक साल के अंदर जितना भी आपके न्यूज़ में है, और जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, अगर आपके स्टेट में कोई भी तरीके का सेंचुरी से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ध्यान से देख लीजिए। बस यही कहती है यूपीएससी। अब सबको रटने बैठोगे तब तो फिर तो हो ही गया, है कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसको कहते हैं, नेशनल पार्क एक तरीके का पार्क है जो कि हम लोग कंजर्वेशन पर्पस के लिए स्पेशली कहीं पे बनाते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ था, कैसा था, जहाँ पे जानवर रह रहे थे उसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया कह दिए। लेकिन नेशनल पार्क ऐसा हम लोग एक पर्पसफुली एक जगह को लोकेट करते हैं, वहाँ पे बनाते हैं और वहीं पे एनिमल्स को ला कर रखते हैं। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे प्रोटेक्शन भी होता है, यानी कि नेशनल पार्क में आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका नेशनल पार्क भी होता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पावर दिया जाता है कि आप किसी भी एरिया को नेशनल पार्क कह सकते हैं। तो ये दोनों आप देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट के ही अंदर है। और हमारे कंट्री में कितना है, तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क ये है किसी भी इंडिया में, किसी भी इंडिया में नहीं, मीन्स हमारे इंडिया में। कभी कभी बोलते बोलते क्या भी बोल जाती हूँ ना, यही हो जाता है थोड़ा सा, है कि नहीं। कोई नहीं, तो ये समझने का कोशिश कीजिए। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आपका नेशनल पार्क भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़े एरिया में होती है, तो ये दोनों जो है एक ही एक्ट्स के थ्रू यहाँ पे बनाया जाता है। साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो ये भी एक अलग ही फंड आज के डेट में निकल के आ रहा है, कम्युनिटी रिजर्व्स। तो ये एक तरीके का कैटेगरी है, किसी भी एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है ना तो उसको यहाँ पे रखा गया। और ये अगेन कौन सी एक्ट के तहत है, तो ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ये एक इनहेबिटेड एरिया है जहाँ पर टिपिकली आपका बफर जोन जैसा यहाँ पे काम होता है, और कनेक्टर भी है, माइग्रेशन का कॉरिडोर भी है। वो भी कहाँ, तो ये आप देख सकते हो कि नेशनल पार्क हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया इंडिया, तो इसके बीच में जो है ना एक कॉरिडोर, माइग्रेशन कॉरिडोर है कि यहाँ से मान लीजिए कि एक नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ से कोई एनिमल्स जो है ना वो अपना मूव करते घूमते फिरते हैं कॉरिडोर में, और फिर यहाँ पे आपका जो है वापस घूमते फिरते आते हैं। ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जाते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क आ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ये डिफाइंड है कि कौन से एनिमल कहाँ रहने वाले हैं और कैसे रहते हैं।
तो इसमें और भी क्या है ना कि कुछ जो इस पार्ट है, यानी कि इसके लैंड का जो पार्ट होता है ना, वो इस एरिया का वो प्राइवेटली ओन्ड होता है, यानी कि किसी किसी इंसान का अपना खुद का भी लैंड होता है ये कम्युनिटी रिजर्व्स में। तो इस तरीके का एरिया को जो है ना किसी कंजर्वेशन एरिया जैसा डेजिग्नेट किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट ही है जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कंसल्ट करने के बाद ही, और साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज़ के कंसल्ट करने के बाद ही किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व्स या फिर कंजर्वेशन रिजर्व्स डिक्लेयर करती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फंडा चेंज हो गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज के डेट में आप देखोगे तो 127 कम्युनिटी रिजर्व्स है हमारे इंडिया में, और मैक्सिमम किस में है तो मेघालय स्टेट में। तो ये भी ध्यान रखना है। अब आप लोग बता सकते हो जिस भी स्टेट से आप लोग आते हो, क्या आपके स्टेट में कोई भी कम्युनिटी रिजर्व्स है कि नहीं है। साथ ही आप लोग को ध्यान में रखना है कि बिहार में भी अभी न्यू जो है एक कम्युनिटी रिजर्व्स आपका डिजिग्नेट किया गया, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में अगर समझे तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, यानी कि ये यूनेस्को बताती है कि कौन सी जगह यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स है। इसमें आपका टेरेस्ट्रियल, मैराइन और कोस्टल इकोसिस्टम इंक्लूड है। एक बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करूँ तो यहाँ पे कोर, बफर, ट्रांजिशन जोन सब कुछ होते हैं, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शंस होती है, यानी कि जिस स्पेसिस को ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है उनको यहाँ पे कोर जोन में रखा जाता है, फिर उससे कम जो है वो बफर जोन में रखा जाता है, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन जोन में रखा जाता है। टोटल आप देखोगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, जिसमें से 11 जो है ना वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो कि आपके यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की यहाँ पे आपका इसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं तो कहूँगी कि बायोस्फीयर रिजर्व को आप लोग रट्टा मार लो। 18 अगर रट्टा नहीं मार सकते तो 11 तो ये रट्टा मार लो कि जो यहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर आती है, इसको तो मार लो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस आ सकती है कि आपको बताना है कि किस में से कौन सी फॉलोइंग है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में से है। तो उसमें आप लोग जो है उसको एलिमिनेशन मेथड से भी, या फिर आप लोग डायरेक्टली जो है उसको उस क्वेश्चंस को आप लोग टिक कर सको। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो एक नेशनल पार्क हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। इसको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है किसी भी टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उस नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको एज ए टाइगर रिजर्व भी कह दिया जाता है। साथ ही ये गवर्न किया जाता है, एक प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ चलाई जाती है, और इसको जो लॉन्च किया गया था 1973 में, उसी के हिसाब से ये चलाया जाता है, और इसको जो एडमिनिस्टर करती है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। एक टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा कि कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट होती है जो कि मैनेज किया जाता है इसको, और साथ ही साथ आज के डेट में अगर हमारे कंट्री में देखें तो 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। बर्ड सेंचुरी की बात करें तो स्पेशली ये बर्ड्स के लिए होती है, जो कि कंजर्व करने के लिए होती है, बहुत सारी स्पीसीज जो हमारे बर्ड्स की है और उनकी नेचुरल हैबिटाट, तो उसको कंजर्व करने के लिए होती है, और हमारे कंट्री में 70 से भी ज़्यादा बर्ड सेंचुरी है। नेचुरल कंजर्वेशन जोन की बात करें तो नेचुरल जो कंजर्वेशन जोन है, एनजीटी यहाँ पे बनाती है एक फ्रेश कमेटी बनाती है, जिसके थ्रू वो एक्सेस करती है कि क्या कोई सब रीजनल प्लान्स है कि नहीं, वेदर यहाँ पे कोई भी सब रीजनल प्लान होना चाहिए कि किसी भी यहाँ पे नेचुरल कंजर्वेशन जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे आपका जो है ये कंसिस्टेंट किसके साथ था तो रीजनल प्लान के साथ, और इसको प्रिपेयर किया जाता है नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड के द्वारा। तो ये जो इंपॉर्टेंस है नेचुरल कंजर्वेशन जोन का, ये है कि यहाँ पे आपका जो है ना कंजर्वेशन के लिए मेनली है, ना कि रियल इस्टेट आप लोगों को पता है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनती है, जहाँ पे ह्यूज प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वहाँ पे नहीं, इसको बेसिकली वो उस जोन को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन अलाउ है सिर्फ यहाँ पे 0.5%, और ये आपका जो है रीजनल रिक्रिएशन एक्टिविटी होती है, यानी कि यहाँ पे पुनर्जीवित वाली जो होती है ना कि रीजन को और अच्छे तरीके से फिर से यहाँ पे आपका लेकर आना है, जैसे कि रीजनल पार्क बना दो, सेंचुरी बना दो, तो ये सारा काम इस तरीके के नेचुरल कंजर्वेशन जोन में होता है। साथ ही यहाँ पे है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तो तमिलनाडु ने अनाउंस करी है कावेरी डेल्टा रीजन को, जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। यहाँ पे अब इसको एग्रीकल्चर के लिए इस जोन को बनाया जाएगा, जिसमें कि आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, वो भी स्टेट राइस बॉल में, तो वो यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कावेरी डेल्टा जोन आप देखोगे तो यहाँ पे तंजावुर है, तिरुवरूर है, नागापट्टिनम है, पुदुकोटाई है, और कडालोर है, अय्यालूर है, और कारूल है, तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट है। तो इतने डिस्ट्रिक्ट है जो कि कावेरी डेल्टा जोन में आते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन अगर इसको डिक्लेयर कर दें, तो इंश्योर करना होगा कि जो पर्टिकुलर रीजन है ना, वो यहाँ पे किसी भी परमिशंस को ग्रांट नहीं किया जाएगा, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं होगी। तो वो भी जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो सारा प्रोजेक्ट नहीं होगा, अगर एक बार उस एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर कर दिया गया तो ये बात है इसमें।
अब आते हैं कुछ टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लेते हैं जो कि हमारे न्यूज़ में रही है, फिर हम लोग मैप स्टडी भी कर लेंगे। आंध्र प्रदेश की अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में ये आ गया नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि एफर्ट्स लगाया जा रहा है टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा कि नंबर ऑफ टाइगर्स जो यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व्स में आंध्र प्रदेश में वो बढ़ते जा रही है। ये आपका जो है 3800 स्क्वायर किलोमीटर में है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे उतना आप लोग को डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को ध्यान रखना है कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश है लेकिन थोड़े बॉर्डर में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टाइगर की यहाँ पे नंबर है वो इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद है अटापाका बर्ड सेंचुरी। जो अटापाका बर्ड सेंचुरी है ये कोलोरू लेक में है, और ये आपका सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड है दो माइग्रेटरी स्पीसीज बर्ड का, एक है ग्रे पैलिकन और एक है पैंटेड स्टॉक। कोलेरू की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और यहाँ पे आपका जो है एक सेंचुरी स्टेटस भी दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ये रामसर साइट भी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आइडेंटिफाई किया गया है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जैसा, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जैसा डेजिग्नेट किया जाता है, तो इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है अटापाका बर्ड सेंचुरी। और ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की ये दोनों साइट्स न्यूज़ में थी। अब आते हैं उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की सबसे पहले है नलबाना बर्ड सेंचुरी। तो नलबाना बर्ड सेंचुरी है, और ये नलबाना आइलैंड है जो कि कोर एरिया है रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड का, और ये चिल्का लेक वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ में है, इसको ध्यान रखना है। फिर है अरुणाचल प्रदेश, इसमें है टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंटली जो त्राचीचियम अपटेई है ये एक न्यू स्नेक स्पीसीज है जो कि नॉन वेनोमस ब्रॉडिंग स्नेक है। ये कहाँ पाया गया है, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये आपका जो जीरो टाउन है उसके बगल में, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। तो मेनली आप लोग को ध्यान रखना है कि टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे आपका ये स्पीसीज के बारे में पूछा जा सकता है कि ट्राचीसियम अपेटाई है, ये कहाँ की, ये कौन सी स्पीसीज है, तो ये स्नेक की स्पीसीज है, और ये कहाँ पाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। फिर आते हैं नामदफा नेशनल पार्क, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश में लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। साथ ही ये थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में, अगर एरिया के टर्म्स में देखते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट है, और ये हार्बर्स नदर्न मोस्ट लो लैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड की, और लैटिट्यूड इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 बिग कैट स्पेसीज है, स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है, और टाइगर भी है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट है। फर्स्ट टाइम बांधवगढ़ जो रिजर्व फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश की, यहाँ पे एलिफेंट देखने को मिला था, और फर्स्ट टाइम ये एलिफेंट देखने को नहीं मिला था, यहाँ पे कॉलोनी ऑफ एलिफेंट है, ओके। और बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ना, ये हमारे विंध्या हिल्स में है, और ये आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, इतना डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1968 में, और ये टाइगर रिजर्व बन गई थी 1993 में। उसके बाद नौरादेही सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और 2 रिवर बेसिन में है, नर्मदा और गंगा में है। ये न्यूज़ में था क्योंकि सक्सेसफुल टाइगर रीलोकेट किया गया है, और पोटेंशियल साइट है वो भी चीता री इंट्रोडक्शंस का, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि अफ्रीकन चीता को हमारे कंट्री में इंट्रोडक्शन किया जाएगा, वो भी अफ्रीका से इंडिया में। तो ये एक अच्छा खासा साइट है जहाँ पे हम लोग अफ्रीकन चीता को, यानी कि चीता को हम लोग री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की नौरादेही सेंचुरी है। वन विहार नेशनल पार्क की बात करें तो ये भोपाल है, लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेचुरल हैबिटाट है, बहुत सारे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स हैं जो कि मैनेज किए जाते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जू मैनेजमेंट में। कार्निवोर्स में आप देखोगे तो ये टाइगर है जो कि एनिमल वगैरह को खाते हैं, तो ये है टाइगर है, वाइट टाइगर है, लेपर्ड है, हेना है, स्लॉट बियर है, और ये एनिमल्स जो है ना एक कैप्टिविटी में रखा जाता है, यानी कि लार्ज इनक्लोजर, बड़े बड़े आप लोग देखते हो कि टाइगर ये सब कैसे रखे जाते हैं जू वगैरह में, तो उसी तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। साथ ही यहाँ पे फ्री रेंजिंग एनिमल भी है, यहाँ पे चीटल, सांबर, ये सारे एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर है सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है आपका सतपुरा लैंडस्केप में है, ये नर्मदा रिवर के साउथ में है मध्य प्रदेश में। सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो 3 प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पे। सतपुरा नेशनल पार्क है, बोरी सेंचुरी है, और पचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देनवा रिवर की बात करूँ तो ये मेन वाटर सोर्स है इस पार्क की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा रिवर में तो हर एक साल न्यूज़ पूछा जाता, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी आपकी यूनिक रिवर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग कभी सुने नहीं हो और न्यूज़ में आ गए एकदम से, तो इस तरीके के रिवर पे जो है ना आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अदर देन टाइगर्स जो प्राइम स्पीसीज़ है यहाँ की, यहाँ पे ब्लैक बक, लेपर्ड और इंडियन गौर ये सब पाए जाते हैं। स्टेट बर्ड जो मध्य प्रदेश की है, एशियन पैराडाइज, ये धोरा है, ये दुधराज है,
ठीक है, इसको दौरा भी बोलते हैं। तो दूधराज है ये भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड है, ये ध्यान रखना है। अब एक बार तेलंगाना की बात करते हैं। ये है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो ये लोकेटेड है आपकी ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, और एक कम्मान डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारे यहाँ की टाइगर रिजर्व है, जो नल्ला मल्ला हिल में है तेलंगाना की। हम लोग लास्ट लेसन में भी बात किए थे, और ये आपका पार्ट है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है। ओके, ये तो सबसे मेन बात हो गई। फिर आ गया कावल टाइगर रिजर्व। तो ये लोकेटेड है आपके सह्याद्री जो माउंटेन रेंज है तेलंगाना में, उसमें है। गोदावरी और कदम रिवर्स जो है इसी से फ्लो होती है, साउथ ऑफ इस सेंचुरी की फ्लो होती है। गोवा की देखें तो ये महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है गोवा की वेस्टर्न घाट में, और जो कि महादाई रिवर बेसिन है उसी में ये पाई जाती है। यहाँ पे प्रपोजल है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते कि नहीं, तो द आंसर इज़ येस। तो इसलिए इसको टाइगर रिजर्व में इसको कन्वर्ट करने का बात किया जा रहा है। इसको एज ए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है, वो भी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। अब आते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक की एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में लोकेटेड है। सेकंड हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है, और टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे। और ये हमारे नीलगिरी बायो रिजर्व्स का पार्ट भी है। और यहाँ पे 3 अदर नेशनल पार्क से ये आपका जो है बाउंड्री भी शेयर करती है, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क है, वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। उसके बाद असम की बात करें तो काजीरंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के एज में है, जैसे कि गोलाघाट है, नगाउन डिस्ट्रिक्ट है आसाम की। ब्रह्मपुत्र जो है एक नदन बाउंड्री यहाँ पे फॉर्म करती है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे 1 हॉर्न राइनोज है, और साथ ही यहाँ पे एलिफेंट वाइल्ड वाटर बफेलो भी है। और 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और बाद में इसको टाइगर रिजर्व भी 2006 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और इसको जो है ना इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के जैसा भी आइडेंटिफाई किया गया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सी यहाँ पे आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोग को अलग से नोट डाउन कर लेना चाहिए। ओके, तो इतनी चीज़ें आज रखते हैं। कल फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में अदर फौना एंड फ्लोरा देखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एक ही दिन में मैं इतना पढ़ा दूँ तो आपके माइंड में सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और समझ समझ के पढ़िए। साथ ही ऐसे पढ़िए कि आप लोग के दिमाग में वो फिट हो जाए और याद भी रहे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो बस लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर कर सकते हो। और साथ ही अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।